हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप की तैयारी अच्छी। चलो ठीक दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं भौतिकी विज्ञान। जो प्रीवियस क्वेश्चन बीपीएससी में जितने पूछा गया है, आनी 38वीं बीपीएससी से लेकर अभी तक 69वें से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कहता है कि विद्युत धारा का इकाई क्या है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है। कूलम किसका मात्रक होता है? यह होता है आवेश का। अगर हम वाट की बात करते हैं तो ये होता है पावर का, याद रखिएगा। और वोल्ट होता है विभवांतर का। ठीक है दोस्त, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रन नहीं होता है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है? न्यूट्रन नहीं होता। साथ साथ याद रखिएगा, न्यूट्रन के ये हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके क्या होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। तीनों का नाम क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 3। कहता है कि एंगस्ट्रम इकाई, आपको बताने कि एंगस्ट्रम जो होता है ये किसका इकाई होता है? तो ये तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। साथ साथ याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रम में क्या होता है? तो 10 टू द पावर क्या होता है? -10 मीटर होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4। कहता है प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? ये दूरी का इकाई। किसका इकाई है? दूरी का इकाई। अगर आपसे पूछा जाएगा 1 प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, तो याद रखिएगा 9.46 गुने 10 पर पावर कितना होता है? 15 मीटर होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 5। कहता है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड क्रिस्टल होते हैं, यानी क्रिस्टल जो किसके बने होते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं, पहला ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। यानी घड़ी में जो कार्ड क्रिस्टल होता है वह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है, जिसका फार्मूला होता है SiO2 होता है। याद रखिएगा, SiO2 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि निम्न में कौन से मूल भौतिक राशि, आपको बताना इसमें कौन सा मूल भौतिक राशि है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी विद्युत धारा क्या है? मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि टोटल कितने? तो याद रखिएगा 7 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 7। ओ मीटर बताना है कि ओ मीटर जो है किसका मात्रक होता है? तो ये प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। अगर प्रतिरोध के मात्रक पूछे तो इसका होता है सिर्फ ओम होता है। क्या याद रखिएगा? ओम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्रकाश वर्ष इकाई, आपको फिर बताने कि प्रकाश वर्ष जो किसका इकाई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये दूरी का है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपको भी एग्जाम में बीपीएससी टायर 3 का जो एग्जाम होने वाला है, तो हो सकता है क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 9। कहता है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो इसमें आवृत्ति को मापा जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट किया जाता है। ऊर्जा को जूल में मेजरमेंट किया जाता है, उष्मा को कैलोरी में। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आप याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10। कहता है आवृत्ति को मापा जाता है। अब देखिए आवृत्ति को किस में मापा, उल्टा कर दिया क्वेश्चन। तो यहाँ पर हर्ट्ज में मेजरमेंट करते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 कहता है कि विद्युत शक्ति यानी पावर का आपका इकाई बताना है। तो इसका वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। अगर हम बात करते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है? तो वर्क अपॉन टी होता है, या इसको अगर देखा है तो VI भी लिखा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12 कहता है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा कितना होता है? तो ये होता है कितना? तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर कितना होता है? 7600 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, तो देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर देखा जाता है आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका बी दे रखा है। तो याद रखिए 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होता है।
ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, बताइए। सौर विकिरण की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा 400 से 700 नैनोमीटर, याद रखिएगा 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर में कितना होता है, याद रखिए 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻ कितना होता है, -9 होता है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14। कहता है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, बताइए। आर्द्रता जो है किस उपकरण से नापी जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए हाइग्रोमीटर। अब देखिए हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में लोग कन्फ्यूज से क्या होता है, डेंसिटी यानी अपेक्षिक घनत्व से मेजरमेंट किया जाता है, लेकिन हाइग्रोमीटर से क्या होता है, आर्द्रता मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 15। कहता है दाब की इकाई क्या होता है, तो दाब का तो इसी का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। तो अब देखिए पास्कल तो दे नहीं रखा, तो आपको याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, ये हो जाएगा पर लिखा जाएगा इसके लिए, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका पहला ही दे रखा है, और यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है 1 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए फिर क्वेश्चन आपको पूछ दिया दाब का मात्रक क्या होता है, ठीक है, लेकिन आपको उसमें नहीं दे रखा, बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखा है तो दाब का मात्रक आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, अप्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17। कहता है निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि, आपको बताना है इसमें कौन सा अदिश राशि है। तो यहाँ पर दाब जो आपका अदिश राशि है, बाकी बल, वेग और त्वरण क्या है आपका सदिश राशि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, कहता है निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, आपको बताएं इसमें कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दे रखा है, ये आपका सदिश राशि नहीं है, बाकी वेग, विस्थापन और टॉर्क ये सब आपका सदिश राशि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19। कहता है यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो आपको पता है कि भूमध्य रेखा पर क्या होता है, किसी पिंड का वजन सबसे कम होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आपका ये ध्रुव पर होता है, याद रखिएगा। तो वही कह रहा है कि यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 20। कहता है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता, यानी मात्रक लेस यानी यूनिट लेस होता है। तो यहाँ पर विकृति जो दे रखा आपका ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 21 कहता है निम्नलिखित में किस तरीके से एक ओल्ड व्यक्त किया जाता है, बताइए। एक ओल्ड कैसे व्यक्त किया जाता है, याद रखिएगा 1 वोल्ट जो होता है वह जो होता है 1 जूल बाई क्या होता है, कूलम होता है, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल पर कूलम हो जाता है। देखिए कौन सा राइट आंसर आपका होगा, तो 1 जूल पर कूलम राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 22। कहता है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो देखिए चंद्रमा पर जो भार होता है वह पृथ्वी के भार का छठा होता है। तो यहाँ पर 6 से इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये अप्रोक्स आपका 6.66 के आसपास आएगा। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 23। कहता है सही कथन आपको बताने कि इसमें सही कथन कौन है। तो यहाँ पर देखा है तो दूसरा ऑप्शन दे रखा है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से क्या होता है ज़्यादातर, या जितने भी कलर होते हैं सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का ही होता है, ठीक है, और सबसे कम होता है बैगनी का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का आता है, देखिए अभी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंगीन दिखाती है,
इस घटना का कारण आपको बताएं, घटना किसके कारण होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होता है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण का। याद रखिएगा, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है कि साबुन की फिल्म दिखाई देती है यह सुंदर रंगीन रूप में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 25। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 कहता है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। बताइए परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपको उसका डी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? बिल्कुल इजी प्रश्न, उसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, इसको कहा जाता है। ठीक है, जो सीधे क्या होता है, ठोस से सीधे किस में कन्वर्ट होता है? तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे हो गया कपूर, हो गया नेप्थलीन, हो गया, ये सब क्या होता है? सीधे ठोस से सीधे किस में कन्वर्ट होता है? तो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती क्या कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं तिर्यक बिंदु, यानी ट्रिपल पॉइंट उसको बोला जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कॉस्मिक किरणें क्या होते हैं? याद रखिए ये आवेशित कण होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद है कॉस्मिक किरण जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा आवेशित कण जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है कि 2G स्पेक्ट्रम में आपको बताने कि जी जो है किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये जनरेशन बताता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बताता है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो बिल्कुल इजी प्रश्न, जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन ने किया था। अब देखिए रडार की बात आ रहा था, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि गॉड पार्टिकल्स क्या है? इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा हिग्स बोसन। क्या हो जाएगा? गॉड पार्टिकल क्या है कि हिग्स बोसन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी कब उनको दिया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 1930 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 33 कहता है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी गैलीलियो ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 कहता है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, आपको बताने कि 1 माइक्रोन जो कितने के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन यहाँ पे याद रखिएगा 10⁻⁶ मीटर होता है, -6 मीटर होता है। यहाँ पर तुम mm में दे रखा है, तो mm का मतलब हो जाएगा 10⁻, कितना हो जाएगा? -3 mm हो जाएगा। तो 10⁻³ का मतलब हो गया 1/1000। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 36 कहता है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना था। आपको पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या होता है? तो 9 क्या होता है? 5 होता है, इंटू यहाँ पर सी कीजिए, आप प्लस क्या कर दीजिए, आप 32 को इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको 104 आएगा, नहीं राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है
क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। तो कहाँ होता है, तो इसमें से ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो इसका उपयोग जनरली कहाँ यूज करते हैं, यानी क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः जो है विटामिन और प्रोटीन के अलग में करने के लिए किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमेटिक तकनीकी का उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, गैलीलियो ने सबसे पहले गति को परिभाषित किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 कहता है लोलक की काल जो होता है यानी टाइम पीरियड जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो याद रखिए टी इज इक्वल टू फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 पाई होता है और रूट अंडर क्या होता है एल, और नीचे हो जाएगा आपका जी होता। तो यहाँ पर देखिए एल हो गया यानी लंबाई, तो यहाँ पर लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, यानी टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी रूट में एल का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है कि बल गुणनफल है। आपको बताने कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी किसके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये होता है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण। याद रखिए द्रव्यमान गुणे त्वरण एम गुणे ए होता है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये बल क्या आपका सदिश राशि, याद रखिए इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है त्वरण ज्ञात करने का सही फार्मूला आपको बताना है तो क्या होगा। तो आपको पता है यहाँ पर कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो भी माइनस यू बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको ऐसे लिखे तो कहीं का आपको ऐसे देखने को मिलेगा, भी इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है। क्या होता है, यू प्लस इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 42 कहता है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आपको बताने किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सी राशि जो है सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पर आयतन आपका सदिश राशि नहीं है, बाकी सभी आपके सदिश राशि हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। अब देखिए संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि पी अगर संवेग इंडिकेट करता है तो ये होता है एम इंटू भी होता है। तो आपसे पूछा क्या संवेग और वेग, यानी वेग अगर नीचे आ जाएगा तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी पी बाई क्या हो जाएगा भी, यानी संवेग और वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान कहते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 44 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है कि 1 किलोमीटर दूरी तात्पर्य है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो याद रखिएगा आपका इजी प्रश्न है, तो याद रखिए 1000 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, यानी 1 पिको में कितना होता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। बताइए तो 1 पिको में क्या हो जाता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी 10 टू द पावर क्या होता है -12 होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होगा, लग रहा बल आपको बताने क्या होगा। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय क्या होता है, शून्य होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी के गेंद निर्वात में, देखिए निर्वात लिखा, निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहा हो तो क्या होगा। तो इसका बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो जाहिर सी बात ये तीनों एक साथ क्या होंगे, ज़मीन पर पहुँचेंगे। तो राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। बताइए प्रकाश की गति किसके बीच से होकर जाएगा तो उसका न्यूनतम होगा। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कांच।
इसे जनरली याद रखिएगा, गैस में सबसे ज़्यादा होता है। अगर सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते हैं तो गैस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में क्या होता है, सबसे कम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कांची हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50। कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। आपको बताना प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण संभव है आपको बताना है किसमें, तो याद रखिएगा ये प्रिज्म में संभव है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51। कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है, तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा, बताइए वह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न, याद रखिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कम चमक वाला एक घोड़ा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए क्वेश्चन 2023 में भी फिलहाल हाल ही फिलहाल के क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में पूछा गया। कहता है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ध्वनि के तरंगधर के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 53। कहता है निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 कहता है कि बॉल बेरिंग का उपयोग जो है स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रोलिंग घर्षण, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55। कहता है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। संवेग परिवर्तन की दर को क्या करता है, कम करने के लिए, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा संवेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, संवेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 56। कहता है कि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ध्वनि तरंग, याद रखिएगा ध्वनि तरंग। ठीक है, आपको पता है ध्वनि को चलने के लिए क्या होता है, किसी मीडियम की जरूरत पड़ता है, एक तरह की यांत्रिक तरंग में संचरण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57। कहता है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि को अपरिवर्तित करती है, यानी किसको वह बिना चेंज किए हुए आगे की ओर बढ़ती है, उसमें चेंजिंग नहीं होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति जो है इसका सही आंसर हो जाए, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। आपको बताना है कि वायु में ध्वनि तरंग क्या होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाए, यानी अनुदैर्घ्य होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है कि रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक यानी किसके द्वारा इसको अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन क्या होता है, जो सीधा सॉलिड से क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाए। यहाँ नेपथलीन क्या होता है, सीधा सॉलिड से क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60। कहता है विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वोल्ट मीटर क्या तो विभवांतर होता है, एम्पियर क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, ये दोनों आपका सही है। आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, पोटेंशियोमीटर जो दे रखा है ये विद्युत वाहक बल का मात्रक, ये भी सही है, यानी विद्युत वाहक बल को इसी में मेजरमेंट किया तो ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर में विद्युत प्रतिरोध, ये आपका गलत है। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा को रिएक्टर करने के लिए होता है, यानी इसे व्यक्ति डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो डी आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कि टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा। याद रखिएगा मैकेनिकल ऊर्जा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका ये 63 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा यहाँ पर है, 63। तो कहता है कि एलईडी जो है के संपर्क में कौन सा कथन आपका गलत है, बताइए। एलईडी जो है इसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यहाँ पर देखा है तो सी स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है, एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। एलईडी एक क्या अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पन्न करता है। इसके मिश्रण में गैलियम फॉस्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्रेट आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें पारा का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है केंद्रमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ये भी देखिए क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया पे 65 कहता है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही दे रखा है, गति ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये भी देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 66। ये भी आपको 2003 में क्वेश्चन पूछा है। कहता है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो वह बस में बैठे यात्री क्या होंगे, तो वह बाईं ओर की तरफ झुक जाएंगे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 67 कहता है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो क्या करने की कोशिश ठीक करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब है जो 10 घंटे जलने के में बिजली का खर्च बताएं। देखिए जब इस तरह का प्रश्न आता है तो जनरली मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा आपका वाट आवर हो जाएगा। अब 1000 वाट आवर को जब किलो वाट में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 किलो वाट आवर हो जाएगा। अब 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट होता है। क्या होता है 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी 68 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 69 कहता है 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है, इतना किलो वाट ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान इतना दे रखा है तो दूसरे प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि समानांतर के लिए क्या होता है, ये आर यहाँ पर पी यानी पैरेलल हो गया। उसके बाद 1 बाई क्या हो गया आपका R1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 बाई R2 हो जाएगा। तो एक R1 दे रखा है, ये दे रखा है, दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, उसके बाद R2 आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको जब सॉल्व इसको कीजिएगा तो राइट आंसर आपका कितना आएगा, आपका 4.7 किलो ओम आएगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। आपको बताएं विद्युत अपघटय क्या होता है। तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 कहता है कि डायनमो, आपको बताने डायनमो का काम क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विद्युत मोटर क्या होती है, जस्ट डायनमो का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता है कि 100 डेसिबल रॉ का प्रबलता स्तर संगत होगा, बताइए किस में होगा। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, एक मशीन 100 से आने वाले शोरगुल के। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में कौन सा
स्थिर रहेगा। तो यहाँ पर 74 का राइट आंसर आपका बताने, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए। गतिज ऊर्जा क्या रहेगा आपका, स्थिर यानी कांस्टेंट रहेगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता है कि कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाले क्लोरोयुक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप और स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में कौन सा है। तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सुक्रोलोज। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को उसके बाद डैश दे रखा के नाम से जाना जाता है। निकट सिंपल से समझिए कि निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे किसको किस नाम से जाना जाता है, तो मायोपिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें जो याद रखिएगा। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 77 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अवतल लेंस। याद रखिएगा अवतल लेंस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 77 कहता है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एमीटर से। याद रखिए एमीटर से मापी जाती है। पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है, पोटेंशियोमीटर से किसी सेल के EMF का मापन करने में किया जाता है। याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 79 कहता है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी। देखिए वही क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया है। ये आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा, नहीं 2018 में भी पूछा गया और उसके बाद 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 80 कहता है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग करने के तरीका। और इस 7 कलर में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, इसमें सबसे अधिक तरंग किसका होता है, तो लाल का होता है। और सबसे कम तरंग किसका होता है, तो याद रखिएगा बैगनी का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 81 का था प्रकाश वर्ष का संबंध आपको बताने हैं। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दूरी से है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा।